कक्षा 5वीं के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम पाठ संख्या 17 जिसका नाम है व्रत की अभ्यास 17 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो पाठ को शुरू करने से पहले, इस अभ्यास के प्रश्नों को हल करने से पहले हम इस पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दों को समझेंगे। पहला शब्द तो यही है कि व्रत क्या होता है। जो हमारे इस पाठ का नाम है व्रत, ये व्रत क्या होता है, पहले हम इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। परिभाषा है, एक समतल में एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं को मिलाने पर बना बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। परिभाषा में कहा गया है कि एक समतल में एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं को मिलाने पर बना बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। अब देखिए इस चित्र में, देखिए जैसे ये हमारा जो बोर्ड है, ये एक समतल है, इसमें केवल लंबाई और चौड़ाई है इस बोर्ड की, तो ये एक समतल हो गया। समतल जैसे आपकी कॉपी का एक पेपर, पेपर भी समतल होता है, प्लेन। तो अगर कॉपी के पेपर पर अगर हम एक बिंदु ले, निश्चित बिंदु, जैसे ये एक बिंदु है, इसका नाम हम रख लेते हैं ओ। तो इस बिंदु से इस समतल पर बराबर दूरी पर हम कुछ बिंदु लेंगे। जैसे इस बिंदु से हमने बराबर दूरी पर कुछ बिंदु लिए, जैसे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु ये है, फिर ये है। इस बिंदु से इन सभी बिंदुओं की दूरी कैसी है, बराबर है। जैसे ये हमने कुछ बिंदु लिए जो इस बिंदु से बराबर दूरी पर स्थित हैं, वो सारे बिंदु हमने लिए जो इस वाले बिंदु से 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पर थे। अब इन बिंदुओं को मिलाने पर जो ये बिंदु पथ बना है, ये देखिए जो काले रंग का ये जो भाग है, इन सभी बिंदुओं को मिलाने पर जो ये बिंदु पथ बना है, इसी को हम कहते हैं व्रत। इसी को कहा जाता है व्रत। और आगे एक निश्चित बिंदु को व्रत का केंद्र कहते हैं। और जो ये हमने निश्चित बिंदु लिया था समतल पर, इसी बिंदु को हम कहते हैं व्रत का केंद्र। व्रत का केंद्र। और इस निश्चित बिंदु से बराबर दूरी पर जो भी हमने बिंदु लिए थे, जो दूरी हमने ली थी इस निश्चित बिंदु से इस समतल में, इस निश्चित बिंदु से जो भी हमने बिंदु लिए थे जिनको मिलाने से ये व्रत बना है, उस दूरी को, जो दूरी हमने इस बिंदु से इन सभी बिंदुओं के बीच की दूरी ली थी, उस निश्चित दूरी को व्रत की त्रिज्या कहते हैं। तो जैसे ये बिंदु था, इस बिंदु से हमने एक निश्चित दूरी ली थी, जैसे हमने यहां पर ली थी 2 सेंटीमीटर की दूरी, तो इस दूरी को ही हम कहते हैं व्रत की त्रिज्या। तो इस बिंदु पथ से इस केंद्र, व्रत के केंद्र के बीच की जो दूरी है, उसी को हम कहते हैं व्रत की त्रिज्या। अगला पॉइंट है हमारा, बिंदु पथ की लंबाई व्रत की परिधि कहलाती है। अब जो ये बिंदु पथ बना है, इन सभी बिंदुओं को मिलाने पर जो ये बिंदु पथ बना है, इसकी जो लंबाई होगी, कुल लंबाई, जैसे यहां पर कोई व्यक्ति है और यहां से चलकर वह इस बिंदु पथ पर वापस यहीं पर आ जाता है, तो वह कितनी दूरी चला है, वह दूरी ही इस व्रत की परिधि कहलाएगी। तो इस बिंदु पथ की लंबाई को हम कहते हैं व्रत की परिधि। ये होती है व्रत की परिधि। और ये व्रत का था केंद्र। और जो ये निश्चित दूरी थी, परिधि से लेकर केंद्र तक की जो दूरी होती है, उसी को हम कहते हैं व्रत की त्रिज्या। व्रत की त्रिज्या। अगला पॉइंट देखिए, व्रत की परिधि का कुछ भाग व्रत की चाप कहलाता है। जो व्रत की परिधि है हमारी, ये जो परिधि है, और इस परिधि का कुछ भाग अगर हम ले, जैसे परिधि पर एक बिंदु लिया ए और दूसरा बिंदु लिया बी, तो इस ए से हम बी पर दो प्रकार से जा सकते हैं, एक छोटे वाले रास्ते से और एक बड़े वाले रास्ते से। तो जो इसकी व्रत की जो परिधि है, उसका कुछ भाग, ए से बी तक का ये जो भाग है, इसी को हम व्रत की चाप कहते हैं। तो व्रत की परिधि का कुछ भाग व्रत की चाप कहलाता है। अगला पॉइंट है, व्रत का अंतः भाग व्रत का क्षेत्रफल कहलाता है। अब इस व्रत के जो अंदर का ये क्षेत्र है, जो पीले रंग से यहां पर आपको दिख रहा है, तो जो इस व्रत के अंदर का क्षेत्र है, इसी को हम कहते हैं व्रत का क्षेत्रफल। फिर अगला पॉइंट है, व्रत की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड व्रत की जीवा कहलाता है। अगर हम इस व्रत की परिधि पर दो पॉइंट लें, दो बिंदु लें, जैसे एक बिंदु लिया P और दूसरा बिंदु लिया Q, इन दोनों बिंदुओं को
जो मिलाने वाला रेखाखंड होगा, ये ए से बी को मिलाने वाली जो लाइन हम खींचेंगे, रेखा हम खींचेंगे, इसी रेखा को हम कहते हैं वृत्त की जीवा। इसको क्या बोलते हैं? वृत्त की जीवा कहा जाता है। वृत्त की परिधि पर कोई दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाता है। अब अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है हमारा, वृत्त का वह जीवा जो केंद्र से होकर जाता है उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। अब ये व्यास क्या होता है? अगर हम वृत्त की परिधि पर कोई ऐसे दो बिंदु लें, जैसे ये एक बिंदु लिया सी और ये एक बिंदु हम लेते हैं डी, और इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए जो रेखाखंड हम खींचेंगे, वह रेखाखंड अगर वृत्त के केंद्र से होकर जाता है तो उस रेखाखंड को हम वृत्त का व्यास कहते हैं। तो ये वाली जो लाइन होगी सी डी, क्योंकि सी से डी को मिलाते हुए जो हमने रेखा खींची है वो वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है इस ओ से, तो इस वाले रेखाखंड को हम कहते हैं वृत्त का व्यास। तो आपको ये पॉइंट याद रखने होंगे जो आपकी आने वाली कक्षाओं में आपके लिए काफी उपयोगी होंगे। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। वृत्त से कहते हैं एक समतल में एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं को मिलाने पर बना बिंदु पथ वृत्त कहलाता है, और जो निश्चित बिंदु होता है समतल में उसे वृत्त का केंद्र कहते हैं, और केंद्र से इस बिंदु पथ की जो दूरी रहती है उसको हम कहते हैं वृत्त की त्रिज्या। जो निश्चित दूरी से, समतल में हम निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर जो बिंदु लेते हैं उस दूरी को हम कहते हैं वृत्त की त्रिज्या। और जो ये बिंदु पथ बनता है इसकी कुल लंबाई वृत्त की परिधि कहलाती है। बिंदु पथ की जो लंबाई होती है उसको हम परिधि कहते हैं। वृत्त की परिधि का कुछ भाग वृत्त की चाप कहलाता है। अगर ये जो वृत्त की परिधि है इस पर अगर हम कोई दो बिंदु लें तो ये जो छोटा भाग होगा इसी को हम वृत्त की क्या कहेंगे? चाप कहेंगे। ये छोटी चाप है तो इसको हम बोल देंगे, छोटा भाग है तो लघु चाप कहेंगे, और ए से बी तक ये बड़ा वाला जो भाग है वृत्त की परिधि का, इसको हम कहेंगे दीर्घ चाप। अब अगला पॉइंट देखिए, वृत्त का अंत्य भाग वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है। जो वृत्त के अंदर का क्षेत्र है, ये वृत्त की परिधि के जो अंदर का क्षेत्र है, पीला भाग जो है, इसी को हम वृत्त का कहते हैं क्षेत्रफल। और वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाता है। अगर वृत्त की परिधि पर हम कोई दो बिंदु लें, जैसे एक बिंदु P और एक बिंदु Q, इनको मिलाते हुए जो हमने रेखा खींची है ये PQ, ये वृत्त का कहलाएगा जीवा। फिर अगला पॉइंट है, वृत्त का वह जीवा जो केंद्र से होकर जाता है उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। अगर हम एक ऐसा जीवा खींचे, वृत्त की परिधि पर ऐसे दो बिंदु लें, जैसे एक बिंदु सी था एक बिंदु डी था, सी से डी को मिलाते हुए अगर हम एक ऐसी रेखा खींच रहे हैं जो केंद्र ओ से होकर जा रही है, तो इस जीवा को ही हम वृत्त का व्यास कहते हैं। वृत्त का व्यास कहते हैं। आपको यहाँ एक बात और याद रखनी होगी। देखिए, केंद्र से परिधि तक की दूरी वृत्त की त्रिज्या है, तो जब सी डी इस वृत्त का व्यास है तो ओ से डी तक की दूरी वृत्त की त्रिज्या, ओ से सी तक की दूरी वृत्त की त्रिज्या। अगर हम दो त्रिज्याओं को जोड़ देंगे तो वृत्त का व्यास मिल जाएगा हमको। तो वृत्त का जो व्यास होता है वह वृत्त की त्रिज्या के दो गुने के बराबर होता है। यह संबंध आपको वृत्त की त्रिज्या और व्यास में याद रखना होगा। अब हम वृत्त की त्रिज्या अगर हमको ज्ञात हो तो वृत्त का व्यास हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? अगर वृत्त का व्यास हमको ज्ञात हो और वृत्त की त्रिज्या हमको ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो उसके लिए हमारे पास कुछ सूत्र होते हैं, उनको आपको याद करना होगा। ये सूत्र ये रहे आपके सामने। तो अगर वृत्त का व्यास आपको ज्ञात करना है, देखिए व्यास को अंग्रेजी में डायामीटर बोलते हैं, इसलिए व्यास को हम स्मॉल डी से प्रदर्शित करेंगे। डायामीटर का शुरू का जो लेटर होता है वह है डी, तो डी व्यास को हम डी से प्रदर्शित करते हैं। और त्रिज्या को अंग्रेजी में रेडियस कहा जाता है, तो रेडियस का पहला अक्षर होता है आर, तो रेडियस को त्रिज्या को हम छोटे आर से प्रदर्शित करते हैं। तो व्यास ज्ञात करने के लिए अगर आपको प्रश्न में वृत्त की त्रिज्या दी जाए और व्यास ज्ञात करने के लिए आपसे कहा जाए, तो त्रिज्या की गुणा अगर हम दो से कर देंगे, जो वृत्त की त्रिज्या होगी उसकी गुणा अगर हम दो से कर देंगे तो वृत्त का व्यास ज्ञात हो जाता है। और अगर आपको वृत्त का व्यास दिया जाए प्रश्न में, डी का मान आपको प्रश्न में दिया जाए
और वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कहा जाए, तो वृत्त के व्यास को हम 2 से भाग कर देंगे तो वृत्त की त्रिज्या निकल जाएगी। एक उदाहरण से भी समझ लेते हैं। जैसे प्रश्न में हमको वृत्त की त्रिज्या दी गई है 4 सेंटीमीटर और आपसे वृत्त का व्यास ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो हमारी याद हमने अभी सीखा है कि वृत्त की त्रिज्या के 2 गुने के बराबर वृत्त का व्यास होता है। तो अगर हम वृत्त की त्रिज्या की गुणा 2 से कर दें, वृत्त की त्रिज्या 4 थी तो 2 से गुणा उसकी कर देंगे तो 4 दूनी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा वृत्त का व्यास। और यदि प्रश्न में आपको वृत्त का व्यास दे दिया जाए कि वृत्त का व्यास 16 सेंटीमीटर है, वृत्त का व्यास 16 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न में आपको वृत्त का व्यास दिया गया है डी का मान और वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए आपसे कहा गया है। तो व्यास के आधे के बराबर होती है वृत्त की त्रिज्या। तो व्यास 16 को हम 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, ये आ जाएगी वृत्त की त्रिज्या। अगर वृत्त का व्यास 16 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या उसके आधे के बराबर होगी। अगर वृत्त की त्रिज्या 4 है तो वृत्त का व्यास उसके दुगने के बराबर हो जाएगा, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। अगर आपसे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह दिया जाए कि वृत्त के जो ये अंदर का भाग है, ये जो पीला वाला भाग है, ये कितना क्षेत्र है, ये कितनी जगह है, अगर ये ज्ञात करने के लिए आपसे कहा जाए तो आपको वृत्त की त्रिज्या ज्ञात होनी चाहिए पहले। अगर प्रश्न में आपको वृत्त की त्रिज्या दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो हम इस सूत्र का उपयोग करते हैं। ये होता है पाई, ये होता है पाई और आर की घात 2। पाई का मान हमेशा हमको याद रखना होता है, पाई का मान हमको याद रखना होता है 22/7 या 3.14 लगभग। जब 7 से हम 22 को भाग देंगे तो लगभग 3.14 आता है। पाई का मान आपको हमेशा याद रखना होगा, जैसे 22/7 या 3.14 हम पाई का मान रखते हैं। आर वृत्त की त्रिज्या होती है, त्रिज्या के वर्ग की गुणा अगर हम पाई से कर देते हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल हमको मिल जाता है। जैसे किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, किसी वृत्त की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और प्रश्न में आपसे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो अब देखिए वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर की घात 2। तो पाई का मान हमको याद रखना होता है 22/7 और ये आर का वर्ग है, तो आर प्रश्न में है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का वर्ग होता है 49। 7 का वर्ग क्या होगा? 49। और 7 से हम 49 को भाग देंगे तो 7 आ जाएगा। फिर 7 की गुणा 22 से करेंगे तो 7 दूनी 14 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 हो जाएगा 15 से वर्ग सेंटीमीटर। अगर वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा 154 वर्ग सेंटीमीटर। और प्रश्न में अगर आपसे वृत्त की परिमाप ज्ञात करने के लिए कह दिया जाए, परिमाप या परिमाप को हम बोलते हैं परिधि। वृत्त का जो ये बिंदु पथ है, ये काली धारी जो है ये है, इसकी लंबाई आपसे ज्ञात करने के लिए कहा जाए या वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए कहा जाए या वृत्त की परिमाप ज्ञात करने के लिए आपसे कहा जाए। परिमाप को अंग्रेजी में हम बोलते हैं सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस का शुरू का जो लेटर होता है वह सी होता है, इसलिए परिमाप को परिधि को हम सी से परिधि, देखिए परिधि को अंग्रेजी में कहते हैं सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस का जो पहला लेटर होता है उसको उससे हम प्रदर्शित करते हैं वृत्त की परिधि को सी से। तो सी बराबर होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर, पाई का मान आपको ये रखना होता है 22/7 या 3.14। वृत्त की त्रिज्या प्रश्न में आपको दी जाएगी। तो जब प्रश्न में वृत्त की त्रिज्या आपको दी जाए और वृत्त की परिमाप या वृत्त की परिधि या इस बिंदु पथ की लंबाई ज्ञात करने के लिए आपसे कहा जाए तो आप इस सूत्र का उपयोग करेंगे 2 पाई आर। अब देखिए जैसे किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और आपसे कहा गया है कि उसका परिमाप ज्ञात कीजिए, तो दो इस सूत्र का हम उपयोग करेंगे। दो जैसा था वैसे ही रखेंगे, पाई के स्थान पर पाई का मान 22/7, वृत्त की त्रिज्या 7 रख देंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, 2 की गुणा 2 से करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। अगर प्रश्न में आपको वृत्त की त्रिज्या दी जाए और उसका व्यास ज्ञात, वृत्त का परिमाप ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो आप इस सूत्र का उपयोग करेंगे और वृत्त की परिमाप आपको मिल जाएगी।
परिमाप कह लीजिए या वृत्त की परिधि या इस बिंदु पथ की लंबाई, तीनों एक ही बात है। तो आप समझ चुके होंगे क्या क्या प्रश्न आपसे इस पाठ में पूछे जा सकते हैं। अब हम अभ्यास के प्रश्नों पर चलते हैं। तो देखिए अभ्यास का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 1 है, चित्र को देखते हुए स्तंभ ए और स्तंभ ब का मिलान करें। इस प्रश्न में दो स्तंभ दिए गए हैं, एक स्तंभ ए है और एक स्तंभ ब है। स्तंभ ए में कुछ शब्द दिए गए हैं, स्तंभ ब में कुछ शब्द दिए गए हैं। तो स्तंभ ए के शब्दों का मिलान स्तंभ ब के शब्दों से करना है इस चित्र को देखकर। देखिए स्तंभ ए में हमको शब्द दिया गया है केंद्र। अब देखकर बताना है कि जो ये चित्र दिया गया है, वृत्त का जो चित्र दिया गया है उसका केंद्र क्या है। तो आप देख सकते हैं वृत्त का केंद्र जो होता है वृत्त के बीचों बीच स्थित होता है। तो ये बिंदु वृत्त का केंद्र है यहाँ पर कै। तो अब हम केंद्र को कैसे स्तंभ ब में देखेंगे, कै कहां पर है, तो ये हो गया दूसरे वाले। तो स्तंभ ए का पहला शब्द केंद्र स्तंभ ब के दूसरे शब्द कै से मिल जाएगा, क्योंकि इस वृत्त का जो केंद्र है वह कै है। फिर है व्यास। अभी हमने सीखा था वृत्त का ऐसा जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है उसी को व्यास कहा जाता है। अब चित्र में देखिए एक ऐसा रेखाखंड देखिए जो वृत्त के केंद्र से होकर जा रहा है और वृत्त की परिधि पर दो बिंदुओं को मिला रहा है। तो वृत्त की परिधि पर दो बिंदु हैं, एक ग और एक घ। दोनों को मिलाते हुए एक रेखाखंड खींचा गया है जो वृत्त के केंद्र कै से होकर जा रहा है। इसलिए घ जो होगा इस वृत्त का व्यास कहलाएगा। तो व्यास को मिला देंगे हम घ से। घ इस वृत्त का है व्यास। अब अगला पॉइंट देखिए, अगला शब्द है त्रिज्या। तो हमने सीखा था वृत्त की परिधि और केंद्र के बीच की दूरी जो होती है उसी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो वृत्त का केंद्र है कै और वृत्त की परिधि पर एक बिंदु है ख। तो केंद्र से वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम वृत्त की क्या त्रिज्या कहा कहते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी कै ख। तो देखिए कै ख यहां पर कहां लिखा हुआ है, तो इस त्रिज्या को मिला देंगे कै ख से। अब अगला पॉइंट है चाप। अब चाप देखिए क्या होता है। अभी हमने चाप की परिभाषा पढ़ी थी। तो वृत्त की परिधि का कुछ भाग वृत्त का चाप कहलाता है। तो जैसे ये वृत्त की परिधि है, अब यहाँ पर दो शब्द बचे हुए हैं, एक चै छ और दूसरा शब्द है वृत्त के पूरे चक्कर की लंबाई। तो ये जो वृत्त का पूरा चक्कर है, पूरे चक्कर की लंबाई को तो हम वृत्त की परिधि कहते हैं। पूरे चक्कर को वृत्त के पूरे चक्कर की लंबाई वृत्त की परिधि कहलाएगी। तो परिधि को मिला देंगे हम वृत्त की इस वाले शब्द से। वृत्त के पूरे चक्कर की लंबाई वृत्त की परिधि के बराबर होती है। और चाप कहते हैं वृत्त की परिधि का कुछ भाग। तो ये तीन बिंदु हैं चै छ जय। तो चै छ जय वृत्त की परिधि के कुछ भाग को बता रहे हैं। ये चै छ जय ये वृत्त की परिधि का कुछ भाग है, एक थोड़ा हिस्सा है, छोटा हिस्सा है। तो इस हिस्से को हम कहेंगे वृत्त का चाप। तो इस चाप को मिला देंगे हम चै छ और जय से। कि वृत्त की परिधि का कुछ भाग वृत्त का चाप कहलाता है। प्रश्न संख्या 1 हमारी हो चुकी है पूरी। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित त्रिज्या का वृत्त बनाइए। तो प्रश्न संख्या 2 में हमको वृत्त की त्रिज्याएं दी गई हैं और इन त्रिज्या का वृत्त हमको बनाना है प्रकार की पटरी और प्रकार की सहायता से। अब हम वृत्त कैसे बनाते हैं आइए चलिए सीखते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 का पहला सवाल है कै, जिसमें वृत्त की त्रिज्या हमको दी गई है 5 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का हम वृत्त कैसे बनाते हैं आइए चलिए सीखिए। तो सबसे पहले हम एक प्रकार लेंगे और एक पटरी लेंगे। तो ये रही हमारी पटरी और फिर हम लेंगे एक प्रकार। ये आ गया हमारा प्रकार। अब प्रकार की नोक को देखिए, हमें प्रकार में 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेनी है, तभी हम 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना पाएंगे। तो इस प्रकार की नोक को हम पटरी के बिंदु 0 पर रख देंगे, जहां होता है 0, यहां पर 0 होगा। और इस प्रकार को फैलाकर
हम इसमें प्रकार की नोक को बिंदु 5 पर ले जाएंगे, जहां पर हमारी पटरी में 5 लिखा होगा उसके वहां तक की दूरी इस प्रकार में भर लेंगे। जो प्रकार की जो नोक होगी उसे बिंदु 0 पर रखना है, जो पटरी पर 0 होगा, और जहां पर पटरी पर 5 है वहां पर हम प्रकार की नोक ले आएंगे। अब हमने इस प्रकार में 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या भर ली है। ठीक है, अब इस पेमेंट्री को पटरी को हटा देंगे और यहां पेपर पर किसी बिंदु पर, देखिए जैसे हम एक बिंदु ले लेते हैं, यहां पर एक बिंदु लिया, ये हमने लिया कोई बिंदु। अब इस बिंदु पर प्रकार की नोक रखेंगे। ठीक है, और अपने प्रकार से एक गोला बना देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा वृत्त। क्या बन गया ये? वृत्त, जिसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। ये यहां से वृत्त के केंद्र, ये बिंदु जहां पर हमने प्रकार की नोक रखी थी और जहां पेंसिल की नोक थी, वहां तक की जो दूरी होगी ये कहलाएगी वृत्त की त्रिज्या। ये दूरी है, वृत्त के केंद्र का नाम हम ओ रख लेते हैं, और ओ से ये परिधि तक की जो दूरी है ये वृत्त की क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। जैसे ये बिंदु लिया हमने ए, तो ओ से ए तक की दूरी है 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक हमने बना दिया है वृत्त। अब हम दूसरा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 का दूसरा सवाल है, ख 4.5 सेंटीमीटर। अब हम त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाएंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो सबसे पहले हम एक प्रश्न संख्या 2 का सवाल नंबर 6 है, जिसमें वृत्त की त्रिज्या हमको दी गई है 4.5 सेंटीमीटर। अब 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का हम एक वृत्त बनाएंगे। तो सबसे पहले हमको लेना है एक पटरी और एक प्रकार। अब पटरी की सहायता से हम अपने प्रकार में 4.5 सेंटीमीटर का एक चाप भरेंगे। तो देखिए, प्रकार की नोक को हम पटरी पर बिंदु ओ 0 पर रखते हैं और इस प्रकार को फैलाकर इस बिंदु पर रख देंगे 4 और 5 के, जहां पटरी पर 4 और 5 लिखा हुआ होगा उसके बीचों बीच 4.5 होगा। तो इस बिंदु पर रखकर हमने प्रकार में दूरी भर ली है 4.5 सेंटीमीटर की। अब समतल में कहीं पर एक बिंदु लगाएंगे। देखिए, हमने एक ये बिंदु लिया। अब इस बिंदु पर प्रकार की नोक रखते हैं। ठीक है, और प्रकार को घुमाकर एक वृत्त बना देंगे। तो ये हमारा वृत्त बन गया है, जिसकी त्रिज्या है 4.5 सेंटीमीटर। और इस वृत्त का हम केंद्र यहां पर मान लेते हैं जैसे कै। इस वृत्त के केंद्र को कह देते हैं, और जहां हमारे प्रकार की नोक थी वहां पर एक बिंदु लेते हैं ख। अगर केंद्र से इस बिंदु ख के बीच की जो दूरी होगी, इसी को हम कहते हैं वृत्त की त्रिज्या। और इस वृत्त की त्रिज्या है 4.5 सेंटीमीटर। 4.5 सेंटीमीटर। तो ये हमने एक वृत्त बना दिया है जिसकी त्रिज्या है 4.5 सेंटीमीटर। अब हम प्रश्न संख्या 2 के भाग नंबर 3, प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं, जिसमें हमें 6.0 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। 6.0 सेंटीमीटर, 6 सेमी त्रिज्या का सेंटीमीटर त्रिज्या का हमको एक वृत्त बनाना है। चलिए बनाते हैं। अब प्रश्न संख्या 2 का सवाल नंबर 11, इसमें हमें वृत्त की त्रिज्या दी गई है 6.0 सेंटीमीटर। अब इस त्रिज्या का हम वृत्त बनाएंगे। वृत्त बनाने के लिए हमको दो चीजें लेनी है, एक पटरी और एक प्रकार। तो पटरी की सहायता से हम अपने प्रकार में 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या भर लेंगे। तो पटरी पर प्रकार की नोक को रखेंगे बिंदु 0 पर, और
पेंसिल की नोक को पटरी पर ले जाएंगे बिंदु 6 पर। तो ये दूरी हो गई है इस प्रकार के अंदर हमने भर ली है 6 सेंटीमीटर की। अब हम समतल पर एक बिंदु लेंगे कहीं पर, जैसे हमने एक बिंदु लिया, इसका नाम हम लिख लेते हैं जैसे P। एक बिंदु लिया P और इस बिंदु P पर हम रखते हैं प्रकार की नोक। अब हमको 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। तो हमने प्रकार में पटरी की सहायता से 6 सेंटीमीटर की दूरी भरी और प्रकार की नोक को एक बिंदु पर रखकर और एक चाप ऐसे एक गोला खींच दिया। ये एक वृत्त हमने बना दिया। ये वृत्त का केंद्र है जिसका नाम हमने रखा है P। और जहां पर हमारी प्रकार पेंसिल की नोक थी, वहां पर हम एक दूसरा बिंदु ले लेते हैं Q। तो ये P से Q तक की जो दूरी है यही वृत्त की है त्रिज्या। और इस वृत्त की त्रिज्या हम हमने ली थी 6.0 सेंटीमीटर। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 2 का दूसरा भाग भी तीसरा भाग भी हमने कंप्लीट कर लिया है और इसी प्रश्न के साथ प्रश्न संख्या 2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 3 है, किसी वृत्त की त्रिज्या की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त का व्यास ज्ञात बताइए। तो प्रश्न संख्या 3 में हमें एक वृत्त की त्रिज्या की लंबाई दी गई है, उस वृत्त का व्यास हमको ज्ञात करने के लिए कहा गया है। प्रश्न में वृत्त की त्रिज्या हमको दी गई है 4 सेंटीमीटर और वृत्त का व्यास हमसे ज्ञात करने के लिए कहा गया है। अब अभी हमने बीच जब क्लास स्टार्ट हुई थी वहां पर सीखा था कि जो वृत्त का व्यास होता है, वृत्त का जो व्यास होता है उसको ज्ञात करने का सूत्र होता है त्रिज्या की गुणा अगर हम 2 से कर दे तो वृत्त का व्यास हमको मिल जाता है। क्योंकि वृत्त का जो व्यास होता है वृत्त की त्रिज्या के 2 गुने के बराबर होता है। अब इसी सूत्र का उपयोग हम इस प्रश्न के का उत्तर देने में करेंगे। तो वृत्त का जो व्यास होता है वो वृत्त की त्रिज्या के 2 गुने के बराबर होता है। ये सूत्र अभी हमने पढ़ा था, इसका उपयोग हम यहाँ पर करेंगे। 2 गुणा वृत्त की त्रिज्या है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर और 4 की गुणा 2 से कर देंगे तो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अगर वृत्त के की त्रिज्या की लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त के व्यास की लंबाई हो जाएगी 4 दूनी 8 सेंटीमीटर और यही हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 3 हमारी कंप्लीट हो चुकी है और इसी प्रश्न के साथ अभ्यास 17 भी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम अभ्यास 18 के प्रश्नों को हल करेंगे और आज की क्लास के का जो पीडीएफ नोट्स है वो आपको मिल जाएगा हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन पर, जहां से आप इस पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करके अपने नोट्स अच्छे से बना सकते हैं।